Hello everyone, I hope you all are doing well. So, welcome you all to my YouTube channel Let's Do Biology. If you are new to my YouTube channel, then please subscribe the YouTube channel Let's Do Biology and don't forget to like my videos and share with your friends. In this video, I will discuss the topic pattern of evolution, which includes convergent evolution, divergent evolution, co-evolution and parallel evolution. So इस वीडियो में मैं डिफरेंट टाइप के इवोल्यूशंस को डिस्कस करूंगी और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगी। आई होप कि आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को लाइक कर रहे हैं और अगर कोई भी समझने में प्रॉब्लम आ रही है और मुझे अगर अपने आप को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है किसी भी पॉइंट पे देन प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स। आपके व्यू मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सो डैट मेरे को पता लगे कि आपको मेरी कौन सी बातें समझ नहीं आ रही है और मुझे क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। Okay, so without wasting your time, I will start the video. Okay, so first I will start with convergent evolution. Okay, convergent evolution होता क्या है? Convergent means converge हो रहा है. Converge, हम converge को कैसे सोचते हैं कि ऐसे converge हो गया अलग अलग, sorry, दिस इज डाइवर्ज, कन्वर्ज हो गया, ऐसे किसी पॉइंट पे जाके वो मिल गया, मतलब पहले वो अलग अलग था बट बाद में जाके वो कन्वर्ज हो गया। मैं इसको मान रही हूँ एंसेस्टर की तरह। तो ये हमें क्या शो कर रहा है कि इनके एंसेस्टर इसका अलग होगा और इसका अलग होगा, लेकिन बाद में जाके वो कन्वर्ज से हो गए। तो ये याद करने का तरीका है कि अगर आप कंफ्यूज होते हो कि कन्वर्जेंट क्या होता है, डाइवर्जेंट क्या होता है, तो ऐसे याद कर लेना कि कन्वर्ज मतलब वो कन्वर्ज हो रहे बाद में, लेकिन पहले वो अलग थे तो मतलब उनका एंसेस्टर अलग अलग है। ठीक है, ये एक मतलब न्यूमेरिक्स की तरह समझ लो कि ऐसे याद करने में बहुत आसानी होगी, कंफ्यूज नहीं होगे दोनों टर्म्स में। Okay, so let's start it. It occurs when species adaptive in same ecological niche and adapt in same ways. कब होता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन? इसके अपोजिट है डाइवर्जेंट, समझ लेना। एक को याद कर लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, दोनों को याद मत करो, मगअप हो जाएगा और माइंड में सब कुछ खिचड़ी बन जाएगी और कंफ्यूज हो जाओगे बिल्कुल। ठीक है, सो याद ऐसे करो कि उसको भूलो ना, एक ही याद कर लो, दूसरा अपने आप याद रह जाएगा, जिससे एग्जाम में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज एग्जाम में बैठे रहोगे कि ये उसका था इसका था, ऐसे ही होता रहेगा। ठीक है, तो अच्छा तरीका है कि एक को याद कर लो, और अगर दोनों होते हैं तो अच्छी बात है। सो कन्वर्जेंट में क्या होता है कि वो ये स्पीसीज सेम स्पेस पर रहती है, एक ही जगह रहती है और सेम ही वे में अडेप्ट होती है। ओके, कि ये इनका चाहे ये एंसेस्टर्स अलग हो लेकिन रहती एक जगह है, सेम निस में रह रही है। ठीक है, ये निस को शो कर रही है, ये एंसेस्टर को कर रहा है कि तो रह तो एक ही जगह रही है, लेकिन इनके एंसेस्टर्स अराइज ये अलग अलग पेरेंट स्पीसीज से हुई है। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में इंपॉर्टेंट टर्म आती है एनालोगस स्ट्रक्चर, कि ये एनालोगस स्ट्रक्चर को इवोल्व करती है, क्रिएट करती है, एंड होमोप्लेसिस, इन टर्म को मैं अभी डिस्कस करूंगी कि ये होते क्या है। एनालोगस क्या होता है कि ये वो स्ट्रक्चर होते हैं दैट हैव सिमिलर फंक्शंस बिटवीन डाइवर्स स्पीसीज व्हिच हैव डिफरेंट एंसेस्टर्स, कि जिनके पास डिफरेंट एंसेस्टर्स होते हैं, ये सिमिलर फंक्शन होता है उनका डिफरेंट स्पीसीज में जिनके पास एंसेस्टर अलग अलग है। ओके, एंड देन सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन आर, ये याद करना बहुत जरूरी है एग्जांपल्स, क्योंकि एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सब में मेनली एग्जांपल्स पूछे जाते हैं या फिर ये टर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसमें कंफ्यूज कर देते हैं। सो एग्जांपल्स आर विंग्स ऑफ इंसेक्ट, बर्ड्स एंड बैट्स, ये तो सबको याद ही रहता है। अभी मैं इसको डिस्कस करती हूँ कि ये है क्या चीज। इसमें मैंने बोला है कि कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में जो भी हम स्ट्रक्चर होंगे, एनालोगस स्ट्रक्चर बोल रहे हैं, उनका सिमिलर फंक्शन होगा। फंक्शन सिमिलर है तो विंग्स चाहे बर्ड्स में हो, इंसेक्ट्स में हो या बैट्स में हो, सब में उड़ने के ही काम आता है, फ्लाइंग में ही काम आता है, तो फंक्शन सेम है। लेकिन इंसेक्ट आर्थ्रोपोड्स में आते हैं, बर्ड्स एव्स में आते हैं, बैट्स मैमल्स में, तो इनका ओरिजिन अलग अलग है। ठीक है, लेकिन फंक्शन सेम है सबका फ्लाई में। अब
नेक्स्ट एग्जांपल, फिन्स ऑफ फिश एंड फ्लिपर्स ऑफ व्हेल। अब ये दोनों अलग अलग है, फिश अलग अलग है, अलग ओरिजिन है, व्हेल मैमल्स से है, ठीक है। लेकिन फिन्स और फ्लिपर्स दोनों ये स्विम करने में इनकी हेल्प करता है, वाटर एडेप्टेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट एग्जांपल है डॉल्फिन्स एंड व्हेल रिजेम्बलेंस। ये दोनों सेम दिखती है लेकिन इनका ओरिजिन अलग अलग है, डॉल्फिन्स एंड व्हेल। नेक्स्ट एग्जांपल इज स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो। इन दोनों के भी डिफरेंट मॉडिफिकेशन है, एक रूट की मॉडिफिकेशन है, एक स्टेम की मॉडिफिकेशन, एडवेंटिशियस रूट एंड स्टेम की मॉडिफिकेशन है, बट फंक्शन दोनों का सेम है, ठीक है। आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स दोनों ही विजन में हेल्प करती है लेकिन वही अलग अलग है, ओरिजिन अलग अलग है, ठीक है। ये मोलस्क में आता है एंड दीज आर मैमल्स। सो इन ये एग्जांपल्स मैंने दिए, काफी सारे दे दिए, इनसे ऑलमोस्ट क्वेश्चन इन्हीं से पूछे जाते हैं, सो इनको याद कर लेना अच्छे से कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में। और इसमें एक टर्म याद रखना, सिमिलर फंक्शंस एंड डिफरेंट एंसेस्टर्स, ये दो टर्म याद रखना कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में। सो लेट्स मूव टू होमोप्लेसी में भी वही है, इसमें कुछ अलग नहीं है कि डिफरेंट स्पीसीज होती है जिनका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है पर डिफरेंट एंसेस्टर होते हैं, इसमें भी एग्जांपल्स वही है, ये याद कर लेना ये वाला एग्जांपल्स। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि स्पाइंस किसकी मॉडिफिकेशन है एंड थोन्स किसकी मॉडिफिकेशन है, ठीक है। दोनों प्रोटेक्शन में हेल्प करती है लेकिन स्पाइंस लीव्स की मॉडिफिकेशन है, थोन्स स्टेम की मॉडिफिकेशन है। देन नेक्स्ट इज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होता है कन्वर्जेंट के अपोजिट। डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट में था कि वो कन्वर्ज हो रहा है एक पॉइंट पे जाके, ठीक है। अब इसमें उल्टा लगा लो कि ये डाइवर्ज हो रहा है, ऐसे डाइवर्ज हो गया, अलग अलग हो गया, मतलब क्या है, जैसे मैंने लास्ट में बताया था, यहाँ स्पीसीज लगा लो कि जो एंसेस्टर लगा लो, एंसेस्टर है वो दोनों का सेम है, सिमिलर एंसेस्टर्स, कॉमन एंसेस्टर है। Due to different selection, the evolutionary process in which species shares common ancestors become sorry, wait for a second, so sorry for interruptions, continue the video. Divergent में क्या होगा, कि ये डाइवर्ज ऐसे हो रहा है, ओके। तो इनका एंसेस्टर सेम है लेकिन यहाँ पे फंक्शन को शो कर रहा है, फंक्शन डिफरेंट होंगे, एंसेस्टर दोनों स्पीसीज का सेम होगा लेकिन फंक्शंस डिफरेंट होंगे। तो क्या होता है, कॉमन एंसेस्टर, ओके। और किसकी वजह से हो गई है, ये बाद में जाते जाते और बहुत ज्यादा डिसिमिलर बन जाएंगे क्योंकि इन पे अलग अलग सिलेक्शन प्रेशर लगेगा और दैट लीड्स टू स्पेशिएशन की अलग अलग स्पीसीज बन जाएंगी। Convergent evolution produces analogous but this divergent produces homologous structure. Homologous की definition है कि ये structure होते हैं कि जो share करते हैं common ancestors, कि जिनके function जो है वो different होंगे, इनके डिफरेंट फंक्शन होंगे लेकिन ये शेयर करेंगे कॉमन एंसेस्टर्स को, ओके। दो स्ट्रक्चर्स हैव डिफरेंट फंक्शंस, ये रही कि डिफरेंट फंक्शन बट between different species but arise from common ancestor, common ancestor से arise होंगे लेकिन function different होगा। इनके एग्जांपल देख लो, जैसे कि डार्विन फिंचेस, क्योंकि गैलापागोस पर डार्विन ने कुछ फिंचेस देखी और उनका नाम डार्विन फिंचेस रख दिया था। अब वो स्पीसीज जो थी, सारी फिंचेस थी, कॉमन ओरिजिन से ओरिजिनेट हुई थी लेकिन वो डाइवर्ज हो गई, किसकी वजह से, अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग उनकी फिंचेस का साइज किसी का छोटा हो गया, किसी का बड़ा हो गया, डिफरेंट शेप और साइज की उनकी बीक अराइज हो गई। तो इसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, की ओरिजिन सारे फिंचेस का सेम था लेकिन वो अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग अडेप्ट करने के लिए उन्होंने डिफरेंट शेप और साइज की फिंचेस को बीक को एक्वायर कर लिया। अब द नेक्स्ट एग्जांपल इज फोर लिम्स। ये भी इंपॉर्टेंट है कि फोर लिम्स ऑफ मैमल्स लाइक वेल्स, बैट्स, ह्यूमंस, सारे मैमल्स है, ओरिजिन सेम हुआ इसलिए इनका स्ट्रक्चर तो सेम है, सब में पेंटाडेक्टाइल लिम्स है लेकिन उन सबका अलग अलग स्ट्रक्चर है। वेल्स में फिन्स की तरह एक्ट करेंगे, बैट्स में उड़ने की तरह उड़ने के काम आएंगे और इनमें फोर लिम ह्यूमंस में हाथ होते हैं, ठीक है, और वेल्स में फ्लिपर्स।
बैट्स में विंग्स। ओके, सो नेक्स्ट इज को इवोल्यूशन। सबसे पहले ये टर्म दी थी को मीन्स साथ साथ होगा इवोल्यूशन, जो भी स्पीसीज होगी उसमें एक साथ इवोल्यूशन होगा, वर्ड से इसी से समझ आ रहा है। सो ये टर्म दी थी चार्ल्स मूर ने, रेसिप्रोकल इवोल्यूशनरी चेंज। मैंने ये टर्म क्यों लिखी, रेसिप्रोकल इवोल्यूशनरी चेंज। रेसिप्रोकल मतलब एक दूसरे में, अगर एक में टर्म चेंज हुआ एक स्पीसीज में तो दूसरी भी वही अपने आप को चेंज कर लेगी, तो दोनों स्पीसीज में इवोल्यूशनरी चेंज रेसिप्रोकल चल रहा है। अब कोइवोल्यूशन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन, व्हेन टू और मोर स्पीसीज, जब दो और मोर स्पीसीज जो इंटरेक्ट कर रही है वो एक साथ कोइवोल्व करेगी एक दूसरे के चेंज को देख के, जो उनकी इवोल्यूशनरी फिटनेस को अफेक्ट करेगा। अगर एक चेंज होगी दूसरी चेंज नहीं होगी तो दूसरी सरवाइव नहीं कर पाएगी, सॉरी अडेप्ट नहीं कर पाएगी अच्छे से उस इन्वायरमेंट में, ठीक है। इसलिए दोनों स्पीसीज में को इवोल्यूशन होगा, जो स्पीसीज इंटरेक्ट करती है। जो जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है को इवोल्विंग स्पीसीज का, जो दो स्पीसीज को इवोल्व हो रही है एक साथ, उनका जो जेनेटिक मेकअप है वो चेंज होता रहेगा कंटिन्यूअसली। किसके थ्रू, इन डिफरेंट सिलेक्शन प्रेशर के थ्रू, म्यूटेशन, जीन फ्लो, जीनोमिक अल्टरेशंस, जेनेटिक ड्रिफ्ट, इन किसी की वजह से भी को इवॉल्विंग स्पीसीज में के जेनेटिक स्ट्रक्चर में चेंज होता रहेगा। ये कब होगा, इट अकर्स व्हेन टू स्पीसीज हैव क्लोज इकोलॉजिकल इंटरेक्शन। अगर दो स्पीसीज दूर दूर है, उनमें कोई इंटरेक्शन ही नहीं है तो उनका को इवॉल्व होने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन इफ टू स्पीसीज आर ecologically interacted, closely ecologically interacted, then they will undergo co-evolution. अब ये इकोलॉजिकल क्लोज इकोलॉजिकल इंटरेक्शन कौन कौन से होते हैं, आइदर इट कैन बी म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रेडेटर प्रे और पैरासाइट होस्ट रिलेशनशिप। दीज डिफरेंट रिलेशनशिप्स इंडिकेट close ecological interaction. In these cases both species will co-evolve so that they can adapt together. ओके यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं मैंने। फर्स्ट एग्जाम्पल इज यक्का फ्लोअर्स हैव ए पर्टिकुलर, मैं इसको समझाती हूँ कि एक यक्का फ्लोअर है और यक्का मोथ है, जो दोनों है ना वो एक साथ इवोल्व किए इस तरह कि जो यक्का फ्लोअर है उसका एक ऐसा शेप होता है कि यक्का मोथ ही उसमें ओनली उसको पोलिनेट कर सकता है, और कोई भी इंसेक्ट और कोई भी मोड यक्का फ्लोअर को पोलिनेट नहीं कर सकता। सो जब यक्का मोथ उसको पोलिनेट करेगा तो वो वहीं पे अपने एग ले कर देगा फ्लोर में, और फिर जो वो एग लार्वा में कन्वर्ट होंगे आगे और वो डेवलप होंगे, तो वो अपना फूड कहाँ से लेंगे, यक्का के सीड से ही लेंगे। तो दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, यक्का फ्लोर पोलिनेट हो रहा है यक्का मोथ से, और जो मोथ है उनके जो प्रोजेनी है उनको फीड मिल रहा है, स्पेस मिल रहा है, हैबिटेट रहने की जगह मिल रही है, खाना मिल रहा है। ओके सो दोनों एक जैसे एक दूसरे की तरह ही इवॉल्व है कि ये दोनों एक साथ अडेप्ट कर सके। नेक्स्ट इज मिमिक्री। मिमिक्री में भी क्या होता है कि जैसे एक जो इंडिविजुअल है वो अपने आप को बचाने के लिए बैकग्राउंड में अपने आप को अडेप्ट, बैकग्राउंड के जैसे कलर दे लेगा, जैसे कैमाफ्लोज होता है उसमें भी कलर इंडिविजुअल, ताकि प्रीडेटर को वो नजर ना आए, इसलिए वो अपने आप को ब्लैंड कर लेगा बैकग्राउंड के साथ। तो वो कोई वोल्व हो रहा है प्रीडेटर और प्रे रिलेशनशिप में भी, और पैरासाइट होस्ट में भी ऐसे ही होता है। ये म्यूचुअलिज्म जैसा एग्जांपल था। ओके इसमें प्रीडेटर प्रे आ जाएगा, पैरासाइट होस्ट वाला एग्जांपल आ जाएगा, रिलेशनशिप सॉरी। द एकेसिया आंट्स, जो एकेसिया आंट्स है वो एकेसिया ट्री के थोन्स में रहती है। अब आंट्स को क्या हेल्प मिल रही है पेड़ से कि वो ट्री एक सब्सटेंस बनाता है, वो उसको फूड की तरह यूज करती है, ठीक है। और अब आंट्स जो पेड़ पर रह रही है, अगर कोई हेर्बिवोर्स उस पेड़ को खाना चाहेगा तो आंट्स उसमें अपने स्टिंग से स्टिंग चुभा देगी, जिससे वो ट्री को डिफेंड कर रही है ताकि उस पे कोई हेर्बिवोर्स फीड ना करे। तो दोनों को हेल्प मिल रही है, आंट्स को भी और ट्री को भी। ओके सो ये था को इवोल्यूशन कि दोनों में एक जैसा इवोल्यूशन हुआ है।
नेक्स्ट और लास्ट इज पैरेलल इवोल्यूशन। पैरेलल इवोल्यूशन में क्या है कि दोनों एक साथ पैरेलली इवोल्व होंगी। कोई भी जो स्पीसीज होंगी वो इंडिपेंडेंट होंगी और एक जैसा इवोल्यूशन हो करेंगी। इट अकर्स व्हेन इंडिपेंडेंट स्पीसीज की अलग अलग इंडिपेंडेंट स्पीसीज है वो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक अराइव करेंगी बाय इवोल्विंग टुगेदर एट सेम टाइम पे इवोल्व होंगी, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक अराइव होगी और जो सेलेक्टिव फैक्टर एक्ट करेगा वो भी सेम ही होगा। अगर डिफरेंट फैक्टर्स सेलेक्टिव प्रेशर एक्ट करेंगे तो हो सकता है कि वो अलग उस पे अलग कैरेक्टरिस्टिक आ जाए, दूसरे स्पीसीज में अलग आ जाए। इसलिए पैरेलल इवोल्यूशन में क्या होता है कि दोनों स्पीसीज पे फैक्टर्स जो एक्ट करते हैं वो भी सिमिलर फैक्टर एक्ट करते हैं। ठीक है, इसलिए इसकी सिमिलरिटी होती है कन्वर्जेंट। ये मैं अभी समझाऊंगी ये वाला पॉइंट। सिमिलर अडेप्टेशन अराइजिंग इन दोनों स्पीसीज में एक जैसी अडेप्टेशन अराइज होती है। ठीक है, पैरेलल इवोल्यूशन का मतलब ये है कि दोनों स्पीसीज पैरेलली इवोल्व करेंगी, एक जैसे उनमें अडेप्टेशन आएंगी, एक ही जगह पे रहेंगी, सब कुछ सिमिलर रहेगा, बट वैसे स्पीसीज इंडिपेंडेंट रहेगी। अब इससे मैं समझाती हूँ इन तीनों के डिफरेंस को। डाइवर्जेंट मतलब अभी मैंने बताया था डाइवर्ज कर जाना, कि ये दोनों सेम थी, एक ही था। इसमें जो हमारा एंसेस्टर स्पीसीज थी वो सेम थी, लेकिन डाइवर्जेंस हो गया, उससे अब अलग अलग स्पीसीज अराइव करेंगी। ठीक है, कन्वर्जेंट में क्या था कि वो कन्वर्ज कर जाएंगी, कि एंसेस्टर तो अलग अलग होगा, एंसेस्टर अलग अलग होगा, लेकिन जो सेम फंक्शन वो शो करेगा। ठीक है, कि एक ही अराइज हो जाएगा, इसमें एंसेस्टर सेम था। अब देखो, कन्वर्जेंट और पैरेलल में क्या है कि दोनों में लास्ट में सेम अराइज हो रहा है, इसलिए इन दोनों में सिमिलरिटी होती है। जो लास्ट में मैंने ये पॉइंट बताया था, सिमिलरिटी विद कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, तो दोनों में सेम सेम अराइज हो रहा है। इसमें क्या था, इंडिपेंडेंट स्पीसीज सेम सेलेक्टिव प्रेशर के अकॉर्डिंग सेम कैरेक्टरिस्टिक को एक्वायर करके ये देखो दोनों में सेम बन गई स्पीसीज फाइनली। सो ये डिफरेंस होता है इन तीनों में। आई होप कि इससे तो आसानी से समझ आ गया होगा। मैंने इजी लैंग्वेज में कुछ पॉइंट ड्रॉ किए थे। अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो अभी पढ़ाया मैंने उससे। तो एक बार मेरी वीडियो को स्टॉप करना, इनके आंसर खुद देना एंड देन आगे मेरे आंसर को सुनना। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो ये मैंने सारे एग्जाम्पल पीछे स्लाइड में दे दिए हैं, उनको नोट कर लेना, सेव कर लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना उनके और देखना कि इनका आंसर क्या होगा। वैसे मैं अभी समझाती हूँ। डॉल्फिन्स एंड व्हेल, तो ये तो डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट का मतलब ओरिजिन सेम, लेकिन डॉल्फिन्स और व्हेल दोनों अलग अलग है, एक मैमल्स है एक फिश है, तो ये तो नहीं होगा। अब स्वीट पोटैटो और पोटैटो, ये इनमें भी अलग अलग, एक स्टेम का मॉडिफिकेशन, एक एडवेंटिशियस रूट का है। डार्विन्स फिंचेस, ये है कि पहले एक ही थी डार्विन्स की फिंचेस, लेकिन बाद में अलग अलग मिस की वजह से वो इवोल्व हो गई और उनमें डिफरेंट बीक साइज हो गई। तो डार्विन फिंचेस इज द एग्जांपल ऑफ दिस। येका फ्लोर और येका मोथ एग्जांपल था कोइवोल्यूशन का। ओके, आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। The next question is, which of the following statement is correct for analogous structure? Analogous structure के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ठीक है, अब एनालोगस स्ट्रक्चर का था फर्स्ट डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो डाइवर्जेंस मतलब ये डाइवर्ज हो रहा है, सॉरी, एनालोगस स्ट्रक्चर, ये देखो एनालोगस स्ट्रक्चर था फर्स्ट कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, इसमें मैंने बताया था एनालोगस स्ट्रक्चर। तो एनालोगस स्ट्रक्चर में क्या था, कन्वर्ज होगा, मतलब ऐसे कन्वर्ज हो जाएगा तो एंसेस्टर डिफरेंट होगा और फंक्शन सेम रहेगा। ये देखो, सिमिलर फंक्शन एंड डिफरेंट एंसेस्टर, सिमिलर फंक्शन एंड डिफरेंट एंसेस्टर। अब देखते हैं,
सिमिलर फंक्शन और एंसेस्टर जो होगा वो डिफरेंट रहेगा, लेकिन फंक्शन सिमिलर। ये रहा कौन सा ऑप्शन है, बी, कि सिमिलर फंक्शन एंड डिफरेंट एंसेस्टर। ओके, क्योंकि ये ऐसे डिफरेंट, यहाँ पे देखो बताया था मैंने कि ये डाइवर्ज है, यहाँ पे दूर दूर है, बाद में जाके कन्वर्ज हो रहा है, मतलब कन्वर्जेंट है कि फंक्शन सेम होंगे और एंसेस्टर्स डिफरेंट। आई होप कि ये अच्छे से समझ आ गया होगा। और मैंने यहाँ पे जो प्रीवियस में वीडियो में मैंने टॉपिक डिस्कस किए थे उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए हैं, तो इनको प्रैक्टिस करना, और इनके अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ आए, नहीं सोल्व कर पाओ, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं फर्दर वीडियो में आपको समझा दूंगी। ओके, ये प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो सो कामली एंड पेशेंटली। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी, बट फिर भी अगर कोई पॉइंट रह गया हो या फिर समझ नहीं आया हो, सो यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स। If you like the video, then please hit the like button and don't forget to share it with your friends. And please subscribe my YouTube channel. Let's do biology. We'll see you in next videos. Till then, take care.